हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 की, जिसमें सभी बच्चों का स्वागत है। जो भी बच्चे नए हैं सभी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। विजन आईएएस की मैगज़ीन हम 2-2.5 साल से बना रहे हैं। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करिए। आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विजन आईएएस की मैगज़ीन जो प्रिपेयर कराई जा रही है हमारे चैनल द्वारा, आप उसको बहुत ही जेन्युइन देखो। कंटेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब आपको समझ में आ जाएगा। और करंट अफेयर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि हर बच्चे की एक चुनौती होती है जब वो प्रिपरेशन शुरू करता है या इवन प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में होता है कि करंट अफेयर्स को कैसे किया जाए। तो पीएम पाठशाला उस पर पूरा वर्क कर रहा है। हम एक एमसीक्यू सीरीज़ भी चलाते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस आज हम शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी गवर्नेंस हमने कर लिया है। टेलीग्राम पे भी जुड़िए, ताकि ना टेलीग्राम का लिंक आपको पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा, यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जानकारी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो वो सब आपको चैनल के टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, उससे ज्वाइन करिए। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे। आज देखो टॉपिक्स ना काफ़ी बड़े बड़े हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो विल कम विद द 2 पार्ट्स, ठीक है। तो जब नेक्स्ट पार्ट कल जब आएगा तो उसमें एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। आज एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आज आपके तीनों टॉपिक्स, पहले फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर करते हैं, पहले देखते हैं उनके बारे में, डिस्कस करते हैं। देखो, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इंडिया चाइना। आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस में। हर बारी हम एक उम्मीद करते हैं कि इंडिया चाइना का कोई ना कोई टॉपिक आए, तो आ गया इस बारी। इंडिया चाइना का अग्रीमेंट हुआ है ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये क्या है लाइन, कैसा अग्रीमेंट हुआ है, न्यूज़ में क्या था, ये सारा कुछ हम देखते हैं। बिकॉज वन ऑफ दी मतलब काफ़ी ये बच्चों को इंगेज करने वाला टॉपिक है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए और आराम से इस टॉपिक को कवर हम करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें इसने एक शब्द बोला कि इंडिया और चाइना ने कुछ डिसएंगेजमेंट दिखाई है, ठीक है। किस में डिसएंगेजमेंट दिखाई है, और डिसएंगेजमेंट कहाँ दिखाई है? दीपसंग प्लेन्स एंड डेमचौक एरियाज़ में, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलॉन्ग हैं। और यहीं पे टेंशन बिफोर मई 2020 भी थी, अभी फिर से शुरू हो गई है। और यहीं से कह रहा है कि उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है किसी एक एरिया पर, जो राउंड एरिया है, बिल्डिंग है, रेगुलर टाइम्स पे आप वहाँ जाते हो ताकि वो सेफ़ रहे, कुछ यहाँ गलत ना हो। चक्कर लगाना बेसिकली, समझते हो, गार्ड की तरह आप देखते रहते हो कि हाँ भैया ठीक रहे, ठीक रहे, ठीक रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दीप सिंह प्लेन्स कहाँ हैं, दीप सिंह प्लेन्स एंड डेमचौक कहाँ है, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप लगाओ कि ये जो है ना पार्ट, दोनों ही ये आपको ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे, यहीं पे, क्योंकि इसी लाइन पे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है। और इंडिया चाइना की यहाँ पर टेंशन्स बनी रहती हैं, ज़्यादातर ये रहता ही है यहाँ पर, इनका बहुत कलेश रहते हैं, दोनों इस एरिया में बहुत लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पर वापस से टेंशन शुरू हो गई है, तो दिस एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अंडर द करंट अग्रीमेंट, इंडियन और जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं ना, वो वापस से पेट्रोलिंग पे रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वापस से टेंशन क्रिएट हो गई है, जो कभी मई 2020 में थी, वापस से शुरू हो गई है। डिसएंगेजमेंट इन अदर एरियाज ऑफ फ्रिक्शंस, जो 2020 में ही इनके रिश्तों में टकराव जो शुरू हो गए थे ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, चाहे गलवन हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, गोगरा हो, नॉर्थ साउथ बैंक प्लान्स ऑफ योर पैंगोंग टसो हो, सारे के सारे एरियाज़ में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ थीं। अब अग्रीमेंट ये हुआ था कि हम 3 स्टेप पे चलेंगे। अग्रीमेंट तो इसी के लिए हुआ था कि हम डिसएंगेजमेंट रखेंगे और इस क्राइसिस को और बढ़ाएंगे नहीं, डी एस्केलेट रखेंगे। और हम ट्रूप्स नहीं डालेंगे, डी इंडक्ट करेंगे ट्रूप्स को इंडिया चाइना बॉर्डर्स। अग्रीमेंट तो यही पहला स्टेप था। अब दिस अग्रीमेंट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज दीपसंग प्लेन्स आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली? वाई दीपसंग प्लेन्स आर द न्यूज़? क्योंकि ये 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ दौलत बेग ओल्डी से, पोस्ट से, वहाँ पर है, ये पड़ता है जरा कराकोरम के पास बेसिकली। और यहाँ पर एक फ्लैट टेरेन है जो ना मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह है। जैसे चुसुल में स्पैंगुर गैप एक जगह है जहाँ पर बड़े आराम से मिलिट्री ऑफेंसिव हो सकती है, इसीलिए ये दीपसेंग प्लेन एरिया भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, चाइना और इंडिया अग्री हो गए हैं डिसएंगेजमेंट पे। और
इन्होंने वापस से पेट्रोलिंग वहाँ पे शुरू कर दी है एंड इट वाज बिफोर द टेंशन इन मई 2020। ठीक है, जैसे उनका था तो ये वाली मामले शुरू हो गए हैं। आज हम इस टॉपिक में करेंगे इंडिया चाइना का अग्रीमेंट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्या क्या चल रहा है। रिसेंटली देखो न्यूज़ में आया कि इंडिया और चाइना ना डिसएंगेजमेंट को करने को तैयार हैं और वापस से जैसे वो उस एरिया को चेक करते रहते थे, पेट्रोलिंग करते थे, चक्कर लगाते रहते थे दीपसेंग प्लेन और डैमचौक एरिया के आसपास। और ये दोनों जो इलाके हैं वो आपके ईस्टर्न लद्दाख की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। जैसे पहले क्या होता था, एज इट वाज बिफोर द टेंशन, क्योंकि मई 2020 में तो बड़ी लड़ाइयाँ टेंशन शुरू हो गई थी ना, तो उससे पहले जैसे रहता था वैसा ही इन्होंने वापस से रिज्यूम कर लिया है। अच्छा, अब करंट अग्रीमेंट में इंडियन और जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं ना वो पेट्रोलिंग करेंगे LAC के बारे में, जैसे सेम जैसे आपका मई 2020 से पहले वाला मामला था, बॉर्डर टेंशन होने से पहले, वैसा ही अब सेम हो जाएगा। तो डिसएंगेजमेंट इन अदर एरियाज ऑफ फ्रिक्शन दैट इरप्टेड पोस्ट 2020 में, आपको पता है ना 2020 के बाद से बड़ी खींचातानी चल रही थी गलवन एरिया को लेके, मतलब सारा ईस्टर्न लद्दाख वाला पोर्शन बड़ा अफेक्टेड रहता था। पैंगसोंग टसो उसका साउथ बैंक था, हॉट स्प्रिंग गोग्रा में बड़ी मतलब चलता रहता था। इस बार पहला स्टेप लिया गया है कि हम 3 स्टेप पे चलेंगे। तो D3 करके कॉन्सेप्ट आया है, डिसएंगेजमेंट रखेंगे, डी एस्केलेट करेंगे, किसी चीज़ को बढ़ाएंगे नहीं, और ट्रूप्स नहीं रखेंगे, डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स हो जाएगा ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीपसेंग प्लेन जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाई करता है 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ दौलत बैग ओल्डी में। ये पड़ता है आपका कराकोरम पास में और ये फ्लैट टेरेन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाई दीपसेंग प्लेन्स में ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि दिस एरिया इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक। यहाँ पर एक टेरेन है जो बिल्कुल फ्लैट जा रही है और यहाँ पर बड़े आराम से लॉन्च हो सकता है मिलिट्री ऑफेंसिव, जैसे चुसुल में स्पैंगनूर गैप के अंदर होता है। ठीक है, अब यहीं पे इंडिया चाइना बॉर्डर वेस्टर्न सेक्टर के बारे में भी आप ध्यान से देखो, ये एरियाज़ हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऐसे जा रही है, दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये एक्साई चीन वाला पार्ट आपको पता है हमसे छिन गया है, तो ये लद्दाख का ही पूरा मैप है। इसमें देखो आप ईस्टर्न की तरफ बड़ा अफेक्टेड है। अब अबाउट 2020 इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ क्या था वो देखते हैं। देखो, ड्यू टू इंकर्जन बाय चाइनीज सोल्जर, आप जानते ही हो कि ये नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगडोंग टसो लद्दाख में इन्होंने काफ़ी क्लैश कर दिया था, और इसके बाद आपका नाकुला इन नॉर्थ सिक्किम में वो भी अफेक्टेड हुआ, गलवान वहाँ भी अफेक्टेड हुआ। इवन जून 2020 का कांड याद करो जब गलवान इंसिडेंट हुआ था जिसमें फिजिकल क्लैश हुआ था, फायर आर्म्स नहीं था लेकिन फिर भी हमारे 20 सोल्जर्स मर गए। और आप सोचो 1962 हम क्या भूल जाएंगे जहां हमारे कितने सारे सैनिक मरे थे। तो सिंस देन दोनों ही साइड्स में हमने देखा था कि हमने डिप्लॉय किया था फायर पावर इक्विपमेंट वगैरह, और एक मैसिव स्ट्रक्चर हमने बनाया था। ये सारी कहानी है इससे पहले की। अच्छा, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट देखो कोई पुराना नहीं, बहुत पुराना हो चुका, कोई नई बात तो है नहीं। कह रहा हमारा क्योंकि बॉर्डर 3488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है और क्लियरली डिमार्केट नहीं है, सारा स्यापा पता इसीलिए, सारे प्रॉब्लम क्राइसिस इसीलिए क्योंकि डिमार्केशन ठीक से हो नहीं रखी है। तो म्यूचुअली ना अग्रीड नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, तो सर्टेन स्ट्रेचेज है वहाँ पर बड़ी भिड़ती है। तो LAC जो हुआ था वो 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद आया, जिसमें डिमार्केट किया गया, इंडियन कंट्रोल को सेपरेट करा गया टेरिटरी को, चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी को सेपरेट किया गया। इंडिया ने इवन कंसिडर करा LAC टू भी 340 टू भी है ना, हमारा 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि चाइना इसको कहता है कि नहीं हमारा बॉर्डर खाली 2000 किलोमीटर्स का है। अब देखो ना, यहीं पे तो कांटे की टक्कर हो जाती है, यहीं पे हमारा इनका 36 का हो जाता है, ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं हमारी। अब इंडिया चाइना में समझ गए बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे पहले टेरिटरी डिमार्केशन का बाहरी प्रॉब्लम है। फिर इंडिया चाइना बाउंड्रीज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्टर क्या है, वेस्टर्न सेक्टर, जो लद्दाख वाला पोर्शन है, जहाँ जो बाउंड्री डिस्प्यूट जा रहा है वो जॉनसन लाइन की वजह से आ रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो लाइन बनाई थी, जिसकी वजह से एक्साई चीन हमारा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, वो तो इन्होंने हमसे हथिया लिया।
1860 में ही जॉनसन लाइन वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में बना दी गई थी। और उसके बाद जो चाइना है, हावर्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज जॉनसन लाइन, उसने रिकॉग्नाइज नहीं करी है। उन्होंने क्लेम्स निकाले हैं टू बेस्ड ऑन मैकडोनल्ड लाइन ऑफ 1890s, जिसमें एक्साई चीन को अंडर इसके कंट्रोल में रखा है बेसिकली। तो यहाँ इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वो बेसिकली कुछ ऐसा दिखने में आएगा आपको। लद्दाख वाला पोर्शन है, डोकलाम ट्राइब जंक्शन वाला पोर्शन, ये सब पे हमारा लड़ाई रहता है। वेस्टर्न रीजन हो, मिडिल सेक्टर हो, ईस्टर्न सेक्टर हो, हर जगह। अरुणाचल प्रदेश को ये अपना मानते हैं, भूटान का डोकलाम रीजन को ये अपना मानते हैं, लद्दाख के इस पोर्शन को भी अपना मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। अब देखो, एक तो हमारा, हमने बताया, मैंने आपको, ये प्रॉब्लम अक्साई चीन हत्या ही चुके हैं। मिडिल सेक्टर में प्रॉब्लम है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में, देख रहे हो, मतलब आपको ना सर में चकराने लग जाएगा इनकी बातें सुन के। वहाँ पर भी एक अनडिस्प्यूटेड एरिया है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का। इट इज़ ओनली सेक्टर जहाँ इंडिया चाइना एक्सचेंज मैप कर लेते हैं बस। वहाँ थोड़ा फॉर्मल डिमार्केशन इंडिया उत्तराखंड हिमाचल पे हो रखा है। ईस्टर्न सेक्टर आओ, फिर यहाँ ग्रांड शुरू हो जाते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे इसकी नज़र होती है। यहाँ डिस्प्यूट क्या है सेक्टर में, ओवर द मैकमोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जा रही है। ये शिमला कन्वेंशन 1914 में बना दी गई थी। चाइना, ब्रिटिश, इंडिया, तिब्बत के बीच का एक रीजन हमने तैयार करा था, शिमला कन्वेंशन बना दी गई थी। चाइना मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं है, काटा मार देता है, कहता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश तो मेरा पार्ट है, ऑटोनॉमस रीजन है। मतलब क्लेम इंटायर अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, तो ये अपना ही मानता है ना बेसिकली, कहने का मतलब। जब ये तिब्बत को ही नहीं छोड़ रहा तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ेगा क्या। फिर चाइना कहता है कि हमारे हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं मॉनेस्ट्रीज से, तिब्बत के लासा मॉनेस्ट्री से, तो अल्टीमेटली वही क्लेम बनता है हमारे अरुणाचल प्रदेश पे भी। देखो ना इसके फैक्ट्स, देखो आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं ये। अब क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ जिससे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का क्राइसिस ख़त्म हो। देखो, इसके लिए बहुत काम किया गया है, ऑलरेडी इतना काम किया गया है। 1993 में मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर एग्रीमेंट हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए गए। CBM का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब ही यही है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ सब कुछ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रख रहे हो, समझ रहे हो, और आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सब एक साथ चल रहे हो बेसिकली। आप प्लान एक्शन कर रहे हो कि मिलिट्री टेंशन ख़त्म करेंगे, हम हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म करेंगे, हमारे बीच में ट्रस्ट फैक्टर बना रहेगा, हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, है ना, या कोई भी हम पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यूज़ ऑफ नॉलेज को इंकरेज करेंगे, पोस्ट एक्टिविटीज़ को करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड ऑल, ये सारे तरीके होते हैं। फिर प्रिंसिपल रिलेशंस बने हमारे इनके साथ 2001 में, फिर हमने प्रोटोकॉल्स तैयार करी। मतलब 2012 में भी आपका वर्किंग एक मैकेनिज्म कंसल्टेशन आया, इंडिया चाइना बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुए 2013 में। तो यानी इतने सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेते हुए। तो आप समझो कि कितना सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन कंसर्न्स फिर भी हैं, कंसर्न्स बहुत सारे हैं। देखो, इकोनॉमिकली देखोगे तो इंडिया के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा इंडिया फेस करता है डिस्प्रपोर्शनलिटी, हाई ट्रेड डेफिसिट चाइना। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के सेमीकंडक्टर्स में और फार्मा APIs में। चाइना पाकिस्तान का जो एक्सेस है वो हमें हमेशा दर्द देता ही है, क्योंकि हमेशा हमें दोनों नेबर्स से अपने क्राइसिस रहता ही रहता है। फिर चाइना जो है ऑल्सो कंडोन पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। मतलब आप समझो ना, ये कहाँ मानते हैं ये। तो मतलब आप सोच लो कि हम सोचते हैं कि बस हमें किसी तरह इन्हें हराना है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनका मतलब होता है टू एक्सेप्ट पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, है ना। अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात की अनदेखी करना, ये मानता ही नहीं, ये कहता ही नहीं है बात कि हाँ भाई, कंडोन का मतलब ही होता है कि आप मान के भी अनजान हो रहे हो कि नहीं भी हम नहीं मानते, ऐसा करता होगा पाकिस्तान। तो चाइना पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंटल एक्सेस है, ये मिलिट्री इकोनॉमिक डायमेंशंस में अपना बड़ा एक्सचेंज करते रहते हैं, तो वो हमें क्राइसिस देगा ही देगा। वाटर पावर पे भी क्राइसिस है। चाइना हैज़ कंट्रोल ओवर इंडियाज़ वाटर सप्लाई टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अब आप सोचो, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ये हमारा एक तो वाटर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, सेवरल डैम जो बने या वाटर यूज़ करना होता है जियो स्ट्रैटेजिक वेपन के लिए, और ये यूज़ करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, फ्लड कर देंगे, किसी एक जगह को ड्रॉट पहुंचा देंगे। 2000 में एक डैम ने ब्रीच किया था, तिब्बत कॉज फ्लड एट रैग्ड हैवॉक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारा हालत ख़राब हो गई थी उनकी 2000 में। ऐसा ये कांड करते हैं हमारे साथ, पानी पे भी हमारा कंट्रोल कर रखा है इन्होंने। फिर स्ट्रैटेजिक बिल्ट अप नियर LAC, शायद आपको ये पॉइंट नहीं पता होगा, इसलिए हम टेलिंग यू, वाटर पावर पे भी इनका पूरा, मतलब नॉर्थ ईस्ट को तो ये अपना ही मानते हैं, ये हमारे जैसे दिखने वाले लोग हैं तो हमारे ही हैं।
तो फॉर एग्जांपल चाइना रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड 400 मीटर ब्रिज नियर पैंगोंग लेक। चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है 400 मीटर का ब्रिज नियर पैंगोंग लेक। इस ब्रिज से क्या होगा, क्विक मूवमेंट होगी चाइनीज़ ट्रूप्स की बिटवीन द लेक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स। तो आप सोचो ऐसा भी होता है, ये भी कर रखा है। चाइना ने 400 मीटर का ब्रिज ही कंस्ट्रक्ट कर दिया है, इससे क्विक मूवमेंट हो चाइनीज़ ट्रूप्स की। फिर आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे चलो तो चाइना का जो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है, डुअल यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेरियस कंट्रीज़ में, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम बनटोटा पोर्ट देखो इन्होंने बना दिया, ग्वादर पोर्ट बना देते हैं, ये तो पूरा ये हमें क्या क्राइसिस नहीं, ये पूरा घेरने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ लो इंडियन ओशन को, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, तो हमें कंसर्न नहीं होगा। फिर नॉन रेसिप्रोसिटी ऑफ इंडियाज़ रिकॉग्निशन ऑफ वन चाइना पॉलिसी। चाइना का जो CPEC पास हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, वो पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो हमारी सोवेनिटी पर भी तुम्हें पता फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वन चाइना पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है चाइना की पोजीशन पे, देयर ओनली वन चाइनीज़ गवर्नमेंट इवन थ्रू ताइवान। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात चल रही है कि चाइना का जो टेरिटोरियल क्लेम है साउथ चाइना सी पे, वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उसका प्रॉब्लम, फिर आपका इंडियन ओशन रीजन्स के साथ प्रॉब्लम, और ये सारा का सारा पता है क्या अफेक्ट करता है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ख़राब करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ रीजंस बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि चाइना का जो असर्टिवनेस है अलॉन्ग LAC वो अच्छा होता चला जाए। तो रीजंस फॉर चाइनाज असर्टिवनेस अलॉन्ग LAC, वो सबसे पहला पॉइंट है इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड राइजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो इंडिया है ना, इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर इसकी बड़ी अच्छी है, यानी चाइना इज़ वेरी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज है, रीसेंट स्टेटस जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये। तो फॉर इंडिया हॉट बॉर्डर मीन्स डाइवर्जन ऑफ इवन ग्रेटर रिसोर्सेज। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना। चाइना इतना असर्टिव क्यों रहता है, देखो किसी के कुछ करने का ना यार गाइज, हमेशा कोई ना कोई कारण होता ही होता है, बिना किसी कारण से कोई कुछ भी नहीं करता। आप समझ लो इस बात को अच्छी तरीके से। यानी असर्टिवनेस का मतलब समझते हो कि अपनी ही नीड्स, अपनी वांट, फीलिंग्स, बिलीव्स को सबसे ऊपर मानना, समझ रहे हो। तो ये एक बात आती है असर्टिवनेस की तरह कि आप बस अपने उसमें बह रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये निश्चय कर लिया आपने तो आप इसको पा के रहोगे। असर्टिवनेस सब अच्छी चीज़ों के लिए तो ठीक है, बट यहाँ पे इतना क्यों है, कोई तो वजह होगी ना जिससे चाइना इतना ज़्यादा क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ा रहता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड राइजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। ये चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि इंडिया इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर उसकी बढ़ कैसे रही है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है ये। तो फॉर इंडिया क्या है, हॉट बॉर्डर मीन्स डाइवर्जन। हॉट बॉर्डर का मतलब क्या है कि ग्रेटर रिसोर्सेज का आपका डाइवर्जन हो रहा है, आप ज़्यादातर पैसा फ्रंटियर डिफेंस लगा रहे हो, अब मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू फोकस नॉट ओनली। आप देखो अब इससे ना आप क्या कर रहे हो, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे जो आपके बहुत स्ट्रैटेजिक कंपटीशन चाइना के साथ जो होना चाहिए हो सकता है, या अच्छा कुछ हम कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली स्ट्रेंथन चाइना पाकिस्तान अलाइंस। हमारी पटती नहीं है, इनको पता है हमारा पाकिस्तान से पटता नहीं है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना वहीं जाके चला जाता है हमें चिढ़ाने के लिए। तो आप समझो बात को कि ना असल में क्या हो रहा है। असल में समस्या ये आ रही है कि चाइना का बर्दाश्त ना कर पाना हमें आगे बढ़ना। तो जैसे कहते हैं ना कि यार नेबर्स से ही आपका इतना क्राइसिस है, तो वही बात है। और सेकंड आपका प्रॉब्लम क्या है, रिजेक्शन ऑफ BRI। इंडिया साफ बोल दिया है, एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जिसने कहा कि मैं इनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं हूँ। 2013 में ही साफ साफ मना कर दिया था इंडिया ने। फिर इंडिया एक रीजनल डेमोक्रेटिक पावर है, इस पर भी इनको जलन है। इंडिया ने एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव दिया हुआ है ना चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी में फॉर नेबरिंग कंट्री चैलेंजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, तो इनको बुरा लग जाता है कि हमारा क्यों नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मालदीव में जब प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू थे, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने प्रीवियसली चैम्पियन इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, आपको याद हो कुछ समय पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे विद इंडिया। और इंडिया इज ऑल्सो चैम्पियन फॉर रेजिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हमने करा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करा। आपको याद होगा G20 पे भी हमने किया था जब 2023 में हमारी ही कंट्री में होस्ट हुई थी। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इससे ऐड कराया था डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स में।
तो IMF वगैरह से भी हमें जो इंस्टीट्यूशन से, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हम जुड़े रहते हैं, इनका वहाँ पर भी हम जिक्र करते हैं। तो इसीलिए चाइना को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता है। फिर कह रहा है भूटान फैक्टर तो है ही, कह रहा है इफ़ चाइना अगर उसको कंट्रोल चाहिए अफगानिस्तान, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में, उसका मतलब ये भी है कि वो उसकी दृष्टि भूटान पर भी है। बट अब चाइना एज इट नेबर बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स पे पड़ता है, तो उसको लगता है कि इससे और ज़्यादा एडवांटेज क्यों ना उठाया जाए। तो चाइना क्या करता है, प्रपोज उन्होंने कहा कि चाइना ने भूटानीज कंट्रोल में बोला भी ये बात कि हम स्वैप कर लेते हैं एरिया विद एरियाज इन जकरलंग एंड पैसमलंग विद चाइना क्लेम करता है उस एरिया को। सोचो, फिर जो डोकलाम का ट्राई जंक्शन वाला पार्ट है भूटान इंडिया चाइना वाला, वो बहुत ज़्यादा ना इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टच करता हुआ जाता है, समझ लो बड़े क्लोज है उसका, चिकन नेक जिसे बोलते हो आप। अब ये बड़ा ही पतला सा एरिया है, जहाँ से ना बड़ा नैरो एरिया है, जहाँ ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रेस्ट ऑफ द इंडिया को कनेक्ट करते हैं। अब चाइना क्या चाहता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आना, ताकि इंडिया और भूटान दोनों को थ्रेट दे सके। अब देखो इसकी इंटेंशन आपको समझ आते हैं इन्हीं बातों से। फिर ये कहते हैं कि हम तो जी ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो तुम क्यों आना चाह रहे हो, इतना क्लोज आने की क्या मतलब है तुम्हारा। तो तवांग यहाँ पर होस्ट कर रहा है, तवांग गैंडन, ये आपका नाम गया लासे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, सो सॉरी फॉर द सेम। ये सेकंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिज़्म इन द वर्ल्ड, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। अब क्यों अरुणाचल प्रदेश के पीछे, देखो ये बिना अपने इंटरेस्ट के कहीं नहीं जाता चाइना, यहाँ मतलब हर कंट्री होती है बट इसमें कुछ ज़्यादा ही असर्टिवनेस दिखती है। इनके लिए अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। पूछो क्यों। अरुणाचल प्रदेश एक क्लोजेस्ट लोकेशन फॉर इंडिया टू टारगेट चाइना विद मिसाइल्स, समझ रहे हो, क्लोजेस्ट लोकेशन ही है ना। और अरुणाचल इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर इंडिया कि वो एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, पॉसिबल अटैक फ्रॉम चाइना अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर हम बचा सकते हैं अपने आप को, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं होता इन्हें। और चाइना समझता है कि यार ये तो मेरे लिए स्ट्रेटेजिक एंट्री है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में मैं ऐसे ही घुस जाऊंगा, वो तो है ही मेरा इलाका, ये ऐसा, तो ऐसी फीलिंग है ना इनकी कि मेरा ही तो है ये। इस चक्कर में बहुत गड़बड़ होता है। फिर तिब्बत का फैक्टर बहुत बड़ा है कि ना जो तवांग है अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म के लिए। बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं, तिब्बतन ट्राइब्स हैं, वो अपर अरुणाचल रीजन में रहते हैं, जिनका कल्चरल कनेक्शन है तिब्बत के लोगों से। चाइना को डर लगता है कि अगर ये एथनिक ग्रुप अरुणाचल का यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, एट सम स्टेज गिव राइज टू प्रो डेमोक्रेसी ना हो जाए और बीजिंग को इससे प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब समझ रहे हो, इंडिया कहीं हथियार ना ले तिब्बत। ये क्या करोगे इसका, किसी की सोच का थोड़ा ना कुछ कर सकते हो। फिर आइडियोलॉजिकल एंड चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स, यानी चाइनीज़ मिडिल किंगडम जो कॉम्प्लेक्स है, या साइनोसेंट्रिसिज्म है, उसका प्रॉब्लम। कह रहा जो कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लाए हैं, वो कह रहे हैं कि वो बहुत मोटिवेटेड है मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स और सिनोसेंट्रिसिज्म से। भाई होता क्या है, एथनोसेंट्रिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कहती है कि चाइना एक सिविलाइज सेंटर है वर्ल्ड का, जिसमें बारबेरियन सेवेजेस आए थे। तो इनकी ना देखो आप, इनकी ना सोच देखो आप, इनकी सारी ही सोच में ना आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सब हथियार लेना चाहते हैं। अब आप समझो सेनोसेंट्रिसिज्म, साइनो आप पता ना चाइना के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बिलीफ चाइना का कि हम कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक सेंटर हैं वर्ल्ड का। दिमाग देखो इनका, ये मानते हैं कि ये कल्चरली सबसे बड़े हैं ये, ठीक है, पॉलिटिकली ये अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं, और इकोनॉमिकली ये अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। उसी हिसाब से सोचते हैं ये हमारा कल्चर, हम जैसा, समझ रहे हो, अपने आप को फैलाने वाली बात है यार ये वर्ल्ड व्यू इनका यही है कि हम सबसे सुपीरियर हैं। अब जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर आप सोचो क्या करोगे आप। फिर सम कमेंटेटर्स ने बोला, कुछ स्पेक्टेटर्स ने बोला कि भाई चाइना का जो BRI है वो क्या है, इनका यही तो नज़रिया है साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू ऑफ चाइना, विच इन टर्न चैलेंज द वर्ल्ड लिबरल, जो वेस्टर्न लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को बड़ा धक्का देता है, इंडिया के स्टेटस को हिलाता है एशिया से। इंडिया में जो बोनहम और डेमोक्रेटिक पास, इंडिया का पार्टिसिपेशन रहता है क्वाड से, US में, जापान, आपको पता है क्वाड से हमारा काफ़ी रहता है। इनको दिक्कत हो जाती है, इसको कहते हैं एशियन नेटो बना दिया है US ने। हम कुछ करें तो इनको इतना बवाल हो जाता है, तुम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, इंडिया तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर ग्रे जोन वॉरफेयर, एक एरिया होता है ना जहाँ पीस एंड वॉर रहता है, एक एरिया बिटवीन आपका पीस एंड वॉर होता है, उसे ग्रे जोन कहते हैं। अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज करना, तो इट एम्स टू हार्म एडवर्सरी विदाउट देम फीलिंग थ्रेटन और रियलाइजिंग देम एंड अंडर द अटैक। सोचो आप, कह रहा अल्टीमेटली जो एग्जाम्पल देखो ना, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या थी कि आप टेरिटरी को ग्रेजुअली लेते जाओगे, टेक ओवर करते जाओगे और एक्सपेंशन करोगे अपना। साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना,
यही कर रहा है कि कब्जा कर रहा है अपने एरियाज़ में या दूसरों के इलाकों में। तो गोइंग फॉरवर्ड देखो, इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रिलेशनशिप जो इंडिया और चाइना का है वो क्वाइट चैलेंज है, क्योंकि इंडिया और चाइना दो बहुत मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, और देखो इनका जो राइज हो रहा है ब्रॉडली पैरेलली हो रहा है, फिजिकली नेक्स्ट टू ईच अदर ऐसा हो रहा है। तो जो रिलेशनशिप है वो 2020 में आपने देखा ही। एक अजम्पशन है कि ट्रैंक्विलिटी और पीस बना रहे बॉर्डर एरियाज़ में, और शायद ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया और चाइना का बायलैटरल टाइज बढ़ जाए। तो बोथ कंट्रीज विल ऑल्सो हैव टू लुक इट एट स्लोली और प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते चले जाएं। यही आपका आंसर में आप लिख कर आओगे, क्योंकि देखो एकदम से ट्रस्ट नहीं आता है, धीरे धीरे चीज़ें जब रिकवर करेंगी, अब डिसएंगेजमेंट दिखाया तो आगे कुछ और ऐसे फैक्टर्स आएँ तब पता चलेगा कि हाँ वाकई दे रियली वांट टू ग्रो विद ईच अदर। ठीक है ना, चलो जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप। देखो प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, उन्होंने ना मेड इज मेडेन बायलैटरल स्टेट विजिट टू इंडिया। जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लास्ट ईयर जीते तो ये बहुत बड़ा बायलैटरल भाई इन्होंने स्टेट विजिट किया इंडिया में। जीतने के बाद मालदीव्स वालों ने, मालदीव्स का लोकेशन ध्यान रखना है आपने, माले कैपिटल है इसकी, ये भी ध्यान रखना है। दोनों साइड्स ने क्या वादा किया कि हम ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टाइमली कंप्लीट करेंगे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन लेकर आएंगे, और डिजिटली हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रेड जो भी हमारा होगा लोकल करेंसीज में होगा, ताकि हम फॉरेन करेंसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। और डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए मालदीव्स ने रुपए को भी लॉन्च किया है, ताकि आराम से इंडियन टूरिस्ट भी अगर मालदीव्स में आ रहे हैं तो उनकी पेमेंट आसान हो जाए। हेल्थ कोऑपरेशन के लिए उन्होंने क्या करा कि हम ना इंडियन फार्माकोपियो बाय गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के साथ लेंगे, और इंडिया मालदीव जन औषधि केंद्र को हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। बोथ ने यहाँ पे साइन किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ताकि मालदीव्स आराम से अपने फॉरेन एक्सचेंज को, रिजर्व्स को मैनेज कर पाएँ। तो सार्क ने बेसिकली ये साइन किया है अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। CSA करेंसी स्वैप अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है दो काउंटर पार्टीज़ का जो एक्सचेंज करती हैं करेंसीज़ को, और री एक्सचेंज दोज करेंसीज एग्रीड एक रेट पर। उसके बाद यहाँ पर आता है इनाग्रेशन ऑफ रनवे एट द हनी मधोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंडिया चाहता है सपोर्ट करना, डेवलप करना न्यू कमर्शियल पोर्ट एट थिलाफुशी। तो इसके लिए यहाँ पर एक काफ़ी हमने देख रहे हैं कि एक अच्छा हमारा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप का। वाई वी नीड टू बी ईच अदर, क्यों ज़रूरत है हमें और उनको क्यों ज़रूरत है इंडिया की। तो जियो पॉलिटिकली देखो मालदीव एक ना कॉर्नर स्टोन है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, और सागर पॉलिसी का भी, क्योंकि लोकेशन ऐसी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखते हो तो मालदीव जोग्राफिकली एक टोल गेट है इंडिया के लिए बिटवीन वेस्टर्न इंडियन ओशन चेक पॉइंट जो गल्फ ऑफ एडन स्ट्रेट पर हॉर्मज जा रहा है, और एक ईस्टर्न वाला पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो इसकी ऐसी जोग्राफिकली लोकेशन की वजह से हमारी शिपिंग लेन्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, और मालदीव्स के लिए कि इंडिया सेंट्रल टू इंडियाज़ इंटरेस्ट, क्योंकि नेविगेशन के लिए, रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए मालदीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जियो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो मालदीव लोकेटेड है अलॉन्ग द मेजर कमर्शियल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप समझो 55% इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड होता है, 50%, और 80% इंडिया एनर्जी को इम्पोर्ट भी करता है, भेजता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से। तो यानी कि हम एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी बन गए। हमारा सोचो $1 बिलियन का हमारा ट्रेड भी होता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो हमने अभी चाइना का देखा है, अगर हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पोल्स एम्बिशंस को काउंटर करना चाहते हैं तो हमारा मालदीव से रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इंडियन ओशन रीजन को बचाना चाहते हैं तो अपने पर्सपेक्टिव से। फिर काउंटर टेररिज्म एंड पायरेसी को रोकने के लिए आप समझो मालदीव एक पहला ऐसा डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म लाइन पे चलता है, पायरेसी को रोकता है, ड्रग ट्रैफिकिंग को इंडियन ओशन में रोकता है। फिर डायस्पोरा एंड टूरिज्म की बात करें तो इंडिया एक्सपेट्राइट्स मेक्स अप द लार्ज वर्कफोर्स। आप समझो हमारी मालदीव में जाके हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव आ जाता है। इंडिया आउट कैंपेन जो हमने बीच में पढ़ा था उसका मतलब एक सेंटिमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, जहाँ पर मालदीवियन सोसाइटी जो है वो चाहती है कि वो इंडियन इन्फ्लुएंस अब कम करे, पर्टिकुलरली जो उसका मिलिट्री प्रेजेंस है वो यहाँ पर
कम हो, उसी का मतलब होता है इंडिया आउट कैंपेन। लेकिन हमारे ही दोनों के रिश्तों में कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी चाइना का स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में इन्वेस्टमेंट करता रहता है ये मालदीवियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इंडिया के लिए दिक्कत है, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करा सिनामेले ब्रिज का, इन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस जो करा, हमें दुख देता है वो, क्योंकि हमारे लिए वो दर्द है। फिर रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ना, बहुत ज़्यादा इस्लामिस्ट रेडिकल फंडामेंटलिस्ट रहते हैं, वो पाकिस्तान को जिहादी टेरर वगैरह को भेजते हैं। तो इंडिया के लिए कंसर्न है, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर रहे हो। फिर कहीं कहीं शहरों में मालदीवियन करंट रिजाइम में बहुत सारे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स भी हैं, और वो इंडियन ट्रूप्स को बार बार कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स को कहते हैं दूर भेजो दूर भेजो, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट मत करो, इंडिया आउट कैंपेन चलाते तो हमें दुख नहीं होगा। फिर ट्रांसपेरेंसी की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। देखो जो लोकल मालदीवियन मीडिया है ना, रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन वो बहुत करता है कि ये क्यों हो गया, साइन क्यों करा इंडिया। जैसे इंडिया का ग्रांट इन एड था, उथरुथिला फुलू आइलैंड था, हार्बर प्रोजेक्ट था, वो बहुत सारे मालदीवियन मीडिया ने पता है क्या लगाया कि इंडिया अपना ना वापस से ना नेवल बेस बनाना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा कि मालदीवियन कोस्ट गार्ड हार्बर या डॉकयार्ड बना रहा है, वो सोचता है कि इंडिया ना कब्जा कर रहा है, एक तरह से नेवल बेस बना रहा है यहाँ पर। तो यानी मीडिया भी हमारे खिलाफ है वहाँ पर, तो हम कैसे लीड करेंगे फिर। तो वही बोल रहा है वे फॉरवर्ड में कि हमें बायलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। तो सबसे पहला है कोऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट। इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो स्पीड अप करे अपना कोऑपरेशन, टाइमली डिलीवर करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ताकि जो ग्रेट माले प्रोजेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम कर पाए, हमारा फाइनेंशियल एड आगे से आगे इन्हांस हो, इंडिया का इकोनॉमिक आउटरीच बढ़ता चला जाए। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए दोनों कंट्रीज़ को चाहिए कि वो एंटी टेररिज्म, काउंटर रेडिकलाइजेशन पे काम कर पाए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड परसेप्शन मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए इंडिया को चाहिए कि वो इंगेज होए कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, डायस्पोरा, फिल्म, म्यूज़िक, पीपल टू पीपल एक्सचेंज में। और गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया चाहता है गुजराल डॉक्ट्रिन को अपने पूरे प्रिंसिपल्स के साथ चलाना, ताकि इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, ये गुजराल डॉक्ट्रिन हमेशा इंडिया को कंडक्ट देता है कि कैसे कैसे इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस को, स्पेशली विद इमीडिएट जो नेबर हमारे आसपास रहते हैं, उसको कैसे लीड करे, ताकि इंडिया बायलैटरल रिलेशंस उनके साथ अच्छा निभा पाए। ठीक है, तो गुजराल डॉक्ट्रिन पर 4 बातें, 4 फीचर्स गुजराल डॉक्ट्रिन कब आया, कैसे आया, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। गाइज आई एम इन हरी ऑफ समथिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू बी बिजी। सो थर्ड टॉपिक से हम कल करेंगे, विद MCQs होगा। आज के लिए सॉरी, इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।